बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि दोस्तों को पता है, हम सोल्यूशन कर रहे थे जिसके अंदर हमने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के अंदर भी किया था, जिसका सॉरी आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम कर चुके हैं। आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर हमने काफी सारे एग्जांपल के साथ किया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहां पर आपको लिंक मिलेगा और जहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए करते हैं आज का काम स्टार्ट। तो आज का जो काम आपका होगा, हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो देखो हम एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास एक प्योर वाटर होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, सोच के देखो कि जो प्योर वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ये सबको पता होता है। बट अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर, प्योर वाटर के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके हिसाब उसी के कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक बीकर जिसके अंदर प्योर वाटर है, ठीक। प्योर वाटर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, इसके अंदर पहले 60 ग्राम यूरिया डाल दिया, ठीक। क्या डाला इसके अंदर आपने, 60 ग्राम क्या डाल दिया, यूरिया डाल देते हैं। और जब 60 ग्राम यूरिया हमने डाल दिया इसके अंदर, तो हुआ क्या, जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, -1.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है और कितना हो गया वो, -1.86 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा बीकर ऐसे लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे बीकर के अंदर भी हम 342 ग्राम सुक्रोज इसके अंदर डालते हैं, ठीक। 342 ग्राम सुक्रोज हम इसके अंदर डालते हैं और वापस फिर से इसका फ्रीजिंग पॉइंट जब हम नोट करें तो कितना हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट अगेन 1.86 डिग्री सेल्सियस वापस इसका डिक्रीज हो जाता है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। 60 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया तो कितना हो गया, -1.86 डिग्री सेल्सियस। 342 ग्राम सुक्रोज ऐड किया तो भी कितना हो गया, -1.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं डिफरेंट अमाउंट के अंदर, तो जो वो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो चेंज आता है वो क्या आता है, बिल्कुल सेम चेंज आता है। इसके अंदर बिल्कुल सेम अमाउंट के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर कोई ना कोई तो सिमिलरिटी होगी, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल सिमिलर ही, बिल्कुल इक्वल अमाउंट के अंदर डिक्रीज होता है। तो देखिए सिमिलरिटी क्या होगी दोनों के अंदर। अगर मैं बात करता हूं 60 ग्राम यूरिया की, तो 60 ग्राम यूरिया का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपने कितना डाल दिया, वो 1 मोल डाल दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं 342 ग्राम सुक्रोज की, तो 342 ग्राम सुक्रोज का मतलब क्या, आपने क्या डाल दिया उसके अंदर, 1 मोल सुक्रोज डाल दिया। अब 1 मोल दोनों का है, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के प्रेजेंट थे। मतलब आपने सेम नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर ऐड किया है, जिसके कारण सेम अमाउंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसके अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी जो है, वो फ्रीजिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, मतलब इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करती है। तो आइए हमें यहां से एक ही आइडिया लगा कि कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी होती हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट कैसा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, कितना सॉल्यूट डाला उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड किस पर करेंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो लिखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम के अंदर डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ
पार्टिकल, ठीक है। जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। सेकंड क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या होगी यहाँ पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी जिसको हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर, ठीक है। एक वीडियो के अंदर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की जाएगी, साथ के साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर ट्राई किए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों के चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाकी 3 जो बच गई उनका भी रिजल्ट आउट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस है क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इट इज यूज्ड इन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट हम इसके अंदर ऐड करते हैं उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मतलब ये मान लो कि आप मोस्टली जो आप यहां से न्यूमेरिकल जो करोगे उसके अंदर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालोगे, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस और इसके क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बट हम हर प्रकार के जितने भी सोल्यूशन आपके पास होंगे उन सभी सोल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है आपका सोल्यूशन देन हम वहां पर उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी? सबसे पहली कंडीशन होगी कि जो सोल्यूशन होगा आपके पास वो कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। थर्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए, solute cannot dissociate और एसोसिएट, ठीक है। ना तो सोल्यूट एक दूसरे के साथ जुड़े और ना ही सोल्यूट वहां से अपने आयन के अंदर डिसोसिएट होना चाहिए। थर्ड, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सोल्यूट जो आप वहां पर ऐड करोगे वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो करता है आपका सोल्यूशन देन आप वहां से किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमने पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होगी आपकी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर होगी, ठीक। ऐसे क्या उसका इंपॉर्टेंस होगा, जो सॉल्यूट आप ऐड करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। कौन से सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, हम किस सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो वेरी डाइल्यूट हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट डाला है वो ना एसोसिएट होता हो ना डिसोसिएट होता हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। इस प्रकार के सॉल्यूशन की हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था इसका बहुत ही आसान स्टार्टिंग इसकी रही। बट अभी हम पढ़ेंगे इसकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्या होगी आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। क्या पढ़ेंगे इसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो अनुकति कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान, दिमाग का ढक्कन खोल के रखना ताकि हर बात आपके दिमाग के अंदर जा सके, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, इसके अंदर थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा बट फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। तो देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नई कुछ चीज नहीं होगी, बिल्कुल जो कुछ आपने राउट लॉ के अंदर पढ़ा था वही चीज यहाँ पर हम केवल अप्लाई करेंगे। तो देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है, अगर आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर दें तो उसके वेपर प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, उसके वेपर प्रेशर के साथ क्या घटित होगा। तो वेपर प्रेशर के साथ घटित क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर जो था वो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर पहले के कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गया।
इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्यूट का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। तो यही चीज हम यहां पर देखेंगे। तो देखो, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का जो होगा वो सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। कुछ ऐसे टर्म होंगे, ऐसे सिंबल जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे पहला आप यूज करोगे यहाँ पर पी नोट, ठीक है, पी नोट ऑफ ए, ये किसके लिए होगा, ये होगा वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। हम यूज करेंगे पीएस। पीएस क्या है यहाँ पर, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं कि कितना वेपर प्रेशर चेंज होता है, कितना वेपर प्रेशर चेंज होता है। मतलब सॉल्यूशन का ज्यादा, सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम हो गया, तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल पी। डेल पी प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो जाता है अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम इसको बोल सकते हैं। अब हमने निकालना रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, रिलेट करना किसके साथ, हमने रिलेट करना कि जो प्योर सॉल्वेंट जो था उसके रिलेटिव कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल पी डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल पी किसके इक्वल है, डेल पी की वैल्यू पुट करो, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ ए, ठीक, इसके वैल्यू हम यहाँ पर, तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतना वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाता है। बट ये जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वेपर प्रेशर जो यहाँ पर डिक्रीज होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइए हम ये निकालते हैं, देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, ये हमने पढ़ा था, ठीक, राउट लॉ हमने पढ़ा था। तो राउट लॉ के अंदर क्या था, राउट लॉ क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसके इक्वल होता है। पीएस की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो पीएस की वैल्यू हम पुट की दो, किसके इक्वल आइए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू डेल पी। अब दोनों के अंदर से पी नॉट ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू डेल पी। 1 माइनस एक्स ए, देखो एक्स ए तो क्या है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बट हमने इसके अंदर तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड किया था, उसका भी तो कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो टोटल सम किसके इक्वल आता है, 1 के बराबर आता है। मतलब कि यहां से अगर मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूं किसके इक्वल होगी, 1 माइनस एक्स ए के इक्वल हो जाती है। तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या आया, पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू डेल पी। तो डेल पी डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी क्या है यहां पर, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल कटी समझ में आ चुका है, ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा उतना ही ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। मतलब ये ज्यादा एक्सबी की वैल्यू हाई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा। अगर एक्सबी की वैल्यू कम तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका कम हो जाता है, ठीक। तो एक तो टर्म यहाँ पर
ये चीज याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, अगर गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको ये उतार लिया हुआ शायद, आई होप। तो देखो इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन क्या होगा, इफ 3 ग्राम ऑफ यूरिया आर एडेड into 45 gram of water, then relative lowering in vapor pressure क्या होगा। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपने निकालनी है यहाँ पर इसका। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना मतलब डेल पी डिवाइड बाई पी नॉट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये किसके इक्वल होता है, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसके इक्वल होगा। तो वैल्यू एनबी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी आपको, एनए की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एनबी जो किसका होगा, यूरिया का होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया किसके इक्वल होगा, गिवन मास डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल हो जाता है, ये 0.05। उसके बाद Na क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है, गिवन मास कितना है इसका 45, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 18। ठीक, तो वाटर का यहां से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाता है टोटल 2.5 नंबर ऑफ मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकालो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, वैल्यू कैसे निकलेगी एक्स ए की, एनबी की वैल्यू कितनी आई है 0.05 डिवाइड बाय Na 2.5 प्लस 0.05। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट जो इसका है कितना है वो 0.02। तो इसका ये आ जाता है इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरह से हम इसके अंदर निकाल देंगे। क्लियर है, नहीं तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस कर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस तरह का होगा, तो उसको निकालने का तरीका आपको पता चल गया है। उतारो एक बार इसको जल्दी फटाफट। तो उतार लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं देखो, और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हुआ कि आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर बात आती है कि हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज करके सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होगा, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल पी डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, अभी मैंने आपको लिखवाया था एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी के इक्वल होगा। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। तो डेल पी किसके इक्वल था, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। लेट मान लो कि आप जो सोल्यूट जो यूज करते हो वो कितना लिया आपने, WB ग्राम ले लिया, ठीक है, इतने ग्राम इसका सोल्यूट हम लेते हैं। और इसका जो सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास जो था वो कितना था, वो MB मॉलिक्यूलर मास इसका है। आप जो सॉल्वेंट जो यूज करते हैं, सॉल्वेंट कितना लेते हो, WA ग्राम सॉल्वेंट आप यूज करते हो, और उसका मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होगा, ये MA के इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल निकालो, तो किसके इक्वल होगा, ये WB डिवाइड बाय MB। बट Na की वैल्यू क्या होगी, WA डिवाइड बाय MA प्लस WB डिवाइड बाय MB। ठीक, मतलब हमने यहां पर क्या यूज किया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस रिलेशन का यूज करके हमने ये फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है। बट हमें पता है कि जो सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के अमाउंट जो है बहुत ही ज्यादा कम है, वो इतनी ज्यादा कम है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट WB
by mb, number of mole of solute is very much less than WA डिवाइड बाय MA। इसकी जो वैल्यू जो इसके कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल है वो सोलवेंट के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा ऐसे नेग्लेक्ट, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा और इसकी वैल्यू यहां पर इसके कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू यहां पर क्या यूज कर लेंगे 0। तो गिवन फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू बचा क्या आपके पास अब WB डिवाइड बाय MB बाय में WA डिवाइड बाय MA। ये हमारे पास क्या बच गया, इसके पास रिजल्ट बच गया। तो ये साफ कर दे एक बार साइड वाला। इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB बाय WA डिवाइड में MA। अगर मैं इसको लिखता हूं दोबारा से तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं WB डिवाइड बाय MB इंटू MA डिवाइड बाय WA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A। इस रिलेशन का यूज करके हम ऐसे निकाल सकते हैं कि गिवन जो सॉल्यूट हम यूज करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। गिवन जो सॉल्यूट हमने यहाँ पर यूज करना है उसका मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप इसके ऊपर देखने को पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके लिए हो जाती है। क्लियर है ना ये बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा पैटर्न लिया, दिमाग के ढक्कन खुल लिए हैं और अब सारा मेटेरियल आपके दिमाग में जा चुका है। देन यू कैन क्लोज योर माइंड एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। अब देखो, अगर 25 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको 100 ग्राम पानी के अंदर डाल दिया जाए और जो वेपर प्रेशर जो है वो 0.255 ml 225 mm डिक्रीज हो जाता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml वाटर की बात की जाए तो उसका प्रेशर कितना होता है, वहां पर 17.5 mm होता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो देखो, हम इसको पहला जो रिलेशन था उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं और इसके बेस के ऊपर भी इसको निकाल सकते हैं। अभी जो आपके पास मैंने रिलेशन निकाला था तो हम पहले वही निकाल लेते हैं। P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू किसके इक्वल था ये WB डिवाइड बाय MB इंटू में MA डिवाइड बाय WA। देखो P नॉट A मतलब कि प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, वो कितना है यहाँ पर देखो गिवन है कितना, ये 17.5 माइनस PS ऑफ सॉल्यूशन कितना लोअर हुआ है, मतलब कि कितना लोअर हुआ, कितना ये 0.225 डिवाइड बाय कितना था टोटल का, ये 17.5 था इज इक्वल टू WB कितना मास आपने डिसॉल्व किया है, कितना है ये 25। MB की वैल्यू यहाँ पर आपने निकालनी है इसकी। MA मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, पानी है तो कितना होगा इसका 18 होगा। कितना लिया था पानी आपने 100 ml यहाँ से लिया था। तो यहाँ से अगर हम देखते कितना आ जाता है, देखो इसको अगर कैलकुलेट करें कितना होगा, ये आ गया 17.275 डिवाइड बाय 17.5, ये ऊपर चला गया 100 डिवाइड बाय 18 इंटू बाय 25 इज इक्वल टू 1 बाय MB। तो अगर यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो MB मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू यहां से आ जाती है 318। तो इसलिए काफी सिंपल से न्यूमेरिकल यहां से इसके ऊपर आते हैं जहां पर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकालना होगा। तो ये था हमारे पास आज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक आप इसको अच्छे से करो, इसके बेस के ऊपर जितने न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं वो सभी